जेईई का यह प्रॉब्लम है बोर्ड पर का। जो जेई पर्पस से इसमें यूज जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जेई पर्पस से और नीट पर्पस से, दोनों पर्पस से इसके सॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके पहले प्रॉब्लम को देख लीजिए। प्रॉब्लम में ये कैपेसिटर के दोनों प्लेट के अंदर यहाँ पर दो अलग अलग वेजेस दिए हुए हैं जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1 K2 हैं। अब इनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। प्लेट एरिया ए दिया है और दोनों के बीच का सेपरेशन डी दिया हुआ है, दोनों प्लेट के बीच। इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के पहले थोड़ा सा बता दें अपने बारे में। मेरा जेई और नीट पर्पस से ऑनलाइन क्लास चल रहा है जिसमें बच्चे 1 महीने तक फ्री डेमो कर सकते हैं। जहाँ से मन करे वो प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं हरदम। अब शुरू में 2 दिन जो न्यू स्टूडेंट्स का डेमो होता है, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स का, उसमें स्टूडेंट्स जहाँ से मन करे वो कोई थ्योरी, कोई डेरिवेशन, कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम, जहाँ से मन करे प्रॉब्लम वो पूछ सकते हैं जेई और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिस ब्रांच से मन करे। और स्टूडेंट्स संडे का जो डेमो, सैटरडे संडे को शुरू में डेमो लेते हैं 2 दिन। संडे का जो डेमो होता है वो बहुत लंबा भी हो सकता है। स्टूडेंट जितना देर मन करे डेमो ले सकता है, मतलब मेरा टेस्ट ले सकता है, सीधी सी बात क्या है। और इसके बाद इसमें ऑन फ्रॉड से बचने की बहुत बड़ी बात हो जाती है कि फ्रॉड कोई नहीं होगा उसके साथ। जो टीचर एलिजिबल होंगे उनके जेई और नीट के उनका जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हीं से वो पढ़ेगा, तो इसमें उसको फ़ायदा होगा। स्टूडेंट को कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई भी जैसे शुरू में उनको दिखाई देगा और वो 2 दिन के डेमो में वो पूरे ब्रांच से पूछ सकता है क्वेश्चन, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक से, कभी करंट से, कोई मैकेनिक्स से, थर्मोडायनेमिक्स से, जहाँ से मन करे, मॉडर्न फिजिक्स से, ऑप्टिक्स से। तो इसमें होगा क्या कि स्टूडेंट्स का जिस ब्रांच में लगे कि हाँ टीचर में हो सकता है कोई दिक्कत हो, वो सारा ब्रांच उसका क्लियर हो जाएगा कि हाँ टीचर एलिजिबल उसके हैं, पढ़ाने योग्य हैं या नहीं है। पढ़ने योग्य हैं मतलब वो बच्चा को लगे कि हाँ टीचर पढ़ाने योग्य हैं तो फिर पढ़े, अदरवाइज छोड़ दे। और इसके बाद भी डेमो है 1 महीना तक। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि वो 2 दिन ही डेमो होगा, उसके बाद 1 महीना फिर डेमो ही है। 1 महीना में फिर बच्चे को संतुष्ट हो जाना है। यदि बच्चा सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर आगे फिर भेजेगा, कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज छोड़ देगा, कोई बात नहीं। ठीक है। दूसरा, पढ़ाने के वे की बात करें तो हम बोर्ड पर खड़ा होकर पढ़ाते हैं ऑफलाइन जैसा। बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, स्पेशल बैच की बात कर रहे हैं, बच्चों की संख्या बहुत कम होती है स्पेशल बैच में, जनरल बैच की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स हर टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं। अब स्पेशल बैच का फीस जनरल बैच से बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत अधिक नहीं है, पढ़ने योग्य है। वो बाकी ब्रांडेड कोचिंग से ज़्यादा नहीं है। वो आप देखिएगा, वो डेमो कीजिएगा तो उसके बाद सब पता चल जाएगा, 2 दिन डेमो करने के बाद। और ये जो ये क्लास जो होता है इसमें एक स्टेप लिखते हैं हम स्पेशल बैच में, और बच्चों से या तो हम राय लेते हैं या बच्चे अपने डिस्कस करते रहते हैं। वो तो ट्यूनिंग हो जाता है बच्चों के बीच में और मेरे बीच में, मतलब टीचर के बीच में। तो और फिर फर्स्ट स्टेप में भी डिस्कस कर सकते हैं, सेकंड में भी, थर्ड में भी, ऐसे ही उनका ऑडियो अनम्यूट रहता है क्योंकि बच्चों की संख्या कम होती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जनरल बैच में ऐसा नहीं हो सकता है। और इसके अलावा बच्चे जहाँ से मन कर प्रॉब्लम बना सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम वैसे बुक्स उनको बताते हैं, रेकमेंड करते हैं कि ये बुक बना लीजिए, काफ़ी अच्छा होगा। जेई के लिए अलग और नीट के लिए अलग अलग बुक्स बताते हैं। और रिपीटर बैच में बच्चों की व्यवस्था ऐसे रखे हुए हैं कि रिपीटर्स बैच के में जिनका मार्क्स एक सर्टेन मार्क्स अबव है उनको एक साथ और उसके नीचे वाले को एक साथ रखे हैं। 2 बैच में जनरली रिपीटर्स बैच को अभी बांट रहे हैं, बाद में पता नहीं कितना होगा, लेकिन अभी बच्चों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, इसलिए 2 बैच में बांट रहे हैं, रिपीटर जेई का भी और रिपीटर नीट के भी बच्चों। और उसमें उनके अकॉर्डिंग पढ़ाने से फ़ायदा ये होता है, बैच के अकॉर्डिंग पढ़ाने से फ़ायदा यही होता है कि बच्चे रिजल्ट दे देते हैं, दोनों ही बैच से बच्चे रिजल्ट देते हैं। तो इसके अलावा बच्चे जो हैं किसी भी कॉन्सेप्ट से कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ दिक्कत हो, वो पूछ सकते हैं। तो अब 2 दिन डेमो करके देख लीजिए। सैटरडे संडे को 2 दिन डेमो लेते हैं शुरू में। उसमें संडे का जो डेमो होता है वो लंबा, जितना देर मन करे बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है, जितना देर मन करे हम बताएंगे। मतलब मेरे बारे में जितना मन करे वो टेस्ट ले सकता है हर ब्रांच से, जेई और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, दूसरे किसी से नहीं। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े। इसके पहले एक और बात बता दें, एक कमेंट में आया हुआ है
धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी कमेंट किए हैं, वो स्टूडेंट कि ये चार्ज में कूलम्ब्स लॉ में चार्ज का साइन क्यों लेते हैं, तो इसके बाद की वीडियो में हम उसका अलग एक वीडियो बना के डाल देते हैं। जबकि कूलम्ब्स लॉ में फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी है, तो चार्ज का साइन क्यों लेते हैं, तो चार्ज का साइन कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, वो सब चीज़ हम उससे बता रहे हैं, दूसरे वीडियो में बता रहे हैं। अभी इसमें आगे बढ़ें हम लोग। अभी इसमें जो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे थे, इसके पहले एक और बात बता दें, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका सॉल्यूशन वीडियो बना के डालेंगे आपको। ये देखिए ये दोनों वेजेज जो दिखाई दे रहे हैं कैपेसिटर की प्लेट के अंदर, K1 K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के, तो इन दोनों वेजेज का एलिमेंट लेते हैं, मतलब हम कैपेसिटर के एक एलिमेंट लेते हैं। वो एलिमेंट यहाँ पर देखिए, जैसे ये एलिमेंट हमने ले लिया, एक ऐसा एलिमेंट, ये एलिमेंट हम ले लिए कैपेसिटर। हाँ, इसका कैपेसिटेंस DC मान लेते हैं। इधर से डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको ऐसे कर लेते हैं, डार्क पूरा कर दे, क्लियर हो जाए। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x एज्यूम कर लेते हैं, तो क्लियर है कि यह डिस्टेंस dx हो जाएगा। इसके प्लेट जो है, इसके ब्रेथ को हम b एज्यूम कर लेते हैं। प्लेट मतलब होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, तो लेंथ को l एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक l ले लेते हैं, और ब्रेथ हम एज्यूम कर लेते हैं इसका दोनों का b है। प्लेट का ब्रेथ b है, लेंथ l है। अब हम ये जो एलिमेंट लिए हुए हैं, इसमें यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर हुआ, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूसरा कैपेसिटर हुआ, ठीक है, एलिमेंट कैपेसिटर हुआ। तो इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस दोनों का फाइंड करके, और ये दिख रहा है कि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डॉट डॉट ऐसे होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग फाइंड करेंगे। तो कैपेसिटेंस पहले तो पूरे का जो दिया हुआ है c इज इक्वल टू वो है एप्सिलॉन नॉट a/d दिया हुआ है, इसका एप्सिलॉन नॉट a/d, इसको हम c दिया हुआ है, ये कैपेसिटेंस c यहाँ पर, तो c ही लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट a/d। अब इसमें एक इसके कैपेसिटेंस को, या जो एलिमेंट है जिसमें ये K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले वेज की बात करें, तो उसके कैपेसिटेंस को dc1 मान लेते हैं। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इसका एरिया, तो ध्यान दीजिए आप, dx लेंथ होगा इसका, और ब्रेथ कितना होगा, b होगा, तो b dx हो जाएगा एरिया। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1 है, तो इनटू K1 हो जाएगा, अपॉन ये डिस्टेंस इसके बीच का। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इस डिस्टेंस को हम y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और पूरा सेपरेशन d है, तो यह यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, d माइनस वाई। हमको लगता है स्पष्ट आप समझ रहे हैं, d माइनस वाई। अब ये क्लियर है कि यह सेपरेशन y है, तो यहाँ पर y हो जाएगा dc1। ऐसे ही dc2 भी देख लेंगे, dc2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट b dx, तो यहाँ होगा क्योंकि यहाँ भी dx लेंथ है और ब्रेथ b है, और कैपेसिटेंस या सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा, बाई यहाँ पर डिस्टेंस होगा d माइनस वाई, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो अब हम एलिमेंट का कैपेसिटेंस फाइंड करें, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो उसके कैपेसिटेंस को यदि हम dc एज्यूम कर लें, dc, तो 1/dc इज इक्वल टू 1/dc1 प्लस 1/dc2 इज इक्वल टू 1/dc1। देखिए यहाँ पर dc1 उलट जाए, यहाँ पर रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख देंगे सीधे इसको, y अपॉन एप्सिलॉन नॉट b dx K1 प्लस d माइनस वाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट b यहाँ पर dx K2। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट b dx दोनों में है, यहाँ पर तो कॉमन हो गया,
तो इसको हम लिख देते हैं, ऊपर क्वेश्चन मिटा के लिख रहे हैं। DC 1/DC इज इक्वल टू, पहले फाइंड कर लेते हैं 1/DC एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स कॉमन ले लिए हम 1/, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा y/K1 प्लस d-y/K2 प्लस d-y/K2। हमको लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। अब यहीं पर क्या करना है, यहाँ वेरिएबल्स देखिए आप, अभी डीसी फाइंड करना है, तो डीसी फाइंड करने के बाद वेरिएबल्स यहाँ कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी यहाँ वेरिएबल है ना। दो वेरिएबल्स में डीसी फाइंड करके उसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो दो वेरिएबल्स में इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर पहले इसका वैल्यू लिख दें, ये K1 K2 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 1/ε0 BDX। अब कैलकुलेशन समझ रहे हैं, YK2 मतलब K2Y प्लस K1D माइनस K1Y, तो K1 कॉमन ही रहने देते हैं, D माइनस वाई को एक साथ लिख देते हैं। अब आई K1 K2 इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे ना K1 K2, ये DC इज इक्वल टू K1 K2, और ये भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसको भी नोट कर लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स K1 K2 अपॉन K2Y प्लस K1 D माइनस वाई। हमको लगता है क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं ये रिलेशन। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर यह एक ट्रायंगल बन रहा है बड़ा वाला, ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये ट्रायंगल एक है, ये पूरा ट्रायंगल, ये नाम नहीं दे रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा, आसान चीज़ है ये। और एक ट्रायंगल यहाँ से भी बन रहा है, ऐसे ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, इसी में बन रहा है। यहाँ पर ये x डिस्टेंस पर बन रहा है, ये x डिस्टेंस, और यह डिस्टेंस कितना लिया गया y है, दिख रहा होगा यहाँ पर y, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है d है, और ये पूरा लेंथ कितना है l है, यहाँ पर दिख रहा है l है, यहाँ से यहाँ तो l है यहाँ। अब देखिए आप, ये दोनों जो ट्रायंगल हो रहे हैं, ये y जो है, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो आप ये ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, ये सॉरी ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, उससे आपको पता होगा कि दिस अपॉन दिस, दो ट्रायंगल यदि सिमिलर होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि यह एंगल इसके इक्वल है, यह एंगल इसके इक्वल है, यह कॉमन है। तो दिस अपॉन दिस, ये छोटा सा x अपॉन l इज इक्वल टू y अपॉन d होगा। इसी को लिखेंगे छोटे ट्रायंगल का x अपॉन l इज इक्वल टू ये छोटे ट्रायंगल का y और बड़े ट्रायंगल का d, y अपॉन d। अब इससे हम क्या करेंगे, y का वैल्यू x के फॉर्म में फाइंड करके इधर रख देंगे, या x का वैल्यू y के फॉर्म में कर देंगे। मतलब यहाँ पर x को अलग करके इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx मिल जाएगा, और उसको y के फॉर्म में लिख देंगे, y के फॉर्म में आएगा ही, dy के फॉर्म में और y के फॉर्म में, तो उसको नोट कर लेंगे हम यहाँ पर, या जिससे मन करे यहाँ पर y का ही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो और y इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन, डी एक्स में कन्फ्यूजन होगा, डी एक्स आ जाएगा, एक्स डी लिखते हैं, x इंटू डी अपॉन l हो गया। अब ये जो वैल्यू है इसे पुट कर देंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो डी सी इज इक्वल टू, हैंस डी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स K1 K2 अपॉन
यहाँ पर K2y, तो K2xd/L प्लस K1 d माइनस y का वैल्यू वही, तो y का वैल्यू पुट कर देंगे। अब y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो हम ऐसा करते हैं y को एक साथ कर देते हैं, दोनों y को यहाँ। तो यहाँ पर K2xd/L प्लस K1 इंटू डी एक साथ यहाँ पर कर देते हैं, और माइनस K1 इंटू वाई, तो y वाला वैल्यू नहीं xd/L, xd/L कर दिया। तो यह क्या होगा यहाँ पर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी dx, और इसमें से L तो यहाँ पर एलसीएम में L आ जाएगा। अच्छा लिख ही देते हैं पूरा, हम एक स्टेप छोड़ना चाह रहे थे लेकिन ठीक नहीं है, चलिए ठीक है। एप्सिलॉन डॉट बी dx K1 K2 लिख दिए यहाँ पर, और नीचे से ये दोनों एक साथ कर दिए यहाँ पर, तो xd/L तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर K2 माइनस K1, ठीक है ना, अपॉन K2 माइनस K1 xd/L प्लस K1d। अब यहाँ पर एक चीज दिख रहा है कि यहाँ d यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो d को कॉमन लेके यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग सीधे, तो d इंटू कर देंगे, तो d सब जगह से हटा देंगे, d हटा देंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा शायद, हमको लगता है आप लोगों को। और K1 यहाँ पर हो गया K2 माइनस K1 इन दोनों में से कॉमन हो गया, ये xd/L कॉमन हो गया, तो x/L यहाँ हो गया, d यहाँ हो गया, K2 माइनस K1 बच गया यहाँ पर, प्लस K1 d है यहाँ पर, d तो है ही नहीं, केवल K1 बचा है, d तो कॉमन हो चुका है सब में, हमको लगता है अच्छी तरह आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब इसमें L को ऊपर ले जाएंगे तो फायदा होगा, L इंटू बी एरिया के फॉर्म में लिख देंगे, बाद में भी ले जा सकते हैं लेकिन अभी कर देते हैं ये चीज़। तो क्या होगा यहाँ पर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी L dx K1 K2, हम धीरे धीरे ग्रेजुअली समझा के नोट कर रहे हैं इसको, आप ध्यान देते जाइएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे क्या बचेगा y/d, और यहाँ पर हो जाएगा यह K2 माइनस K1x, देखिए K2 माइनस K1x ये, प्लस K1L प्लस K1L, और d सब में से कॉमन है, तो d पूरे में से कॉमन कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, ये जो आया है इसमें एप्सिलॉन नॉट b इंटू L को लिख देंगे a एरिया ब्रेथ इंटू लेंथ, तो a दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये एरिया a, यह सभी कांस्टेंट है, K1 K2 भी क्या है कांस्टेंट है, नीचे यहाँ देखें तो d कांस्टेंट है, K2 माइनस K1 कांस्टेंट है, K1L भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है केवल x वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ भी यहाँ भी, तो हम इंटीग्रेट करेंगे DC को तो पूरे का कैपेसिटेंस मिल जाएगा, और x का मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे 0 दिखाई दे रहा होगा, जो यहाँ का एलिमेंट होगा उसके लिए x का वैल्यू 0 होगा, और x का मैक्सिमम वैल्यू क्या ले लेंगे L, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ कितना है L है, तो 0 से L तक इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको कैपेसिटेंस मिल जाएगा। देखिए ये DC इज इक्वल टू आया था, तो C इज इक्वल टू, C तो इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो उसके कैपेसिटेंस को C डैश मान लेते हैं, मतलब पॉली प्लेट बिना वेजेज के C दिया हुआ, तो
वो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसको सी डैश लिख देते हैं यहाँ पर। सी डैश इज इक्वल टू वेज के साथ इंटीग्रेशन ऑफ डी सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहीं एप्सिलॉन नॉट बी एल को लिख देंगे ए, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी एक्स K1 K2 अपॉन D इंटू K2 माइनस K1 X प्लस K1 L। अब यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को तो सी लिख सकते हैं, सी जे कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो उसको लिख दें, चाहे इस फॉर्म में छोड़ दें, आपकी मर्जी। तो सी लिख देते हैं यहाँ पर, और ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, सी बाहर आ गया, K1 K2 भी क्या हो गया, बाहर आ गया यहाँ पर। और इंटीग्रेशन का जो लिमिट है उसको कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, 0 से लेकर के L तक, और इसमें क्या लिखेंगे 0 से लेकर के C डैश तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो C डैश आ जाएगा। इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या लिखना है, तो सी K1 K2 यहाँ पर, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ जो आएगा वो तो दिख रहा है, उसका लॉग बेस ई के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए ना, आप पर देख लीजिए, dx बचा है ऊपर यहाँ पर, अपॉन नीचे क्या बचा हुआ है, K1L को पहले लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं K1L अब प्लस K2 माइनस K1X, यहाँ पर यही है 0 to L है इंटीग्रेशन का लिमिट। अब एक चीज़ यहाँ पर मार्क कीजिए आप, इसको यदि हम दूसरा को, ये तो सीधे दिख रहा है यहाँ पर इंटीग्रेशन दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को इंटीग्रेशन समझाने के लिए हम यहाँ पर इसको एज्यूम करके, क्योंकि नीट के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो इसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। जेई वाले तो आसानी से यहाँ सीधे लॉग बेस ही वो लिख देंगे वैल्यू केवन, ये वैल्यू। लेकिन चलिए नीट वाले को हम के लिए हम लिख रहे हैं, लेट यहाँ पर K1L प्लस K2 माइनस, ये K1 है, K1L प्लस K2 माइनस K1 है बाबू, K2 माइनस K1X, इसके बदले हम इज इक्वल टू जेड एज्यूम कर लिए यदि, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, प्लस K2 माइनस K1 dx हो गया, इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। तो dx का जो वैल्यू आया उसको पुट कर देंगे वहाँ पर, हैंस dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dz अपॉन K2 माइनस K1 इंटू यहाँ पर dz अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है dz बाई K2 माइनस K1। अब dx का यह वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और तब इंटीग्रेट करेंगे, तो केवल इसी के इंटीग्रेशन को समझा दें हम, बाकी सब नहीं लिख रहे हैं, केवल इसी को समझा रहे हैं। तो dx अपॉन K1L प्लस K2 माइनस K1L, K2 माइनस K1 इंटू एक्स, यहाँ जो इंटीग्रेशन ऑफ है हम लिमिट छोड़ देते हैं, अभी लिमिट को फिर x के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख के तब लिमिट अप्लाई करेंगे। दोनों तरीका है इंटीग्रेशन में, आप समझ रहे होंगे। तो ये आप देखिए यहाँ पर K1L प्लस K2 माइनस K1X, इसके बदले में हम z लिख दिए इसके बदले में, और dx के बदले यह वैल्यू लिख देंगे। तो dx के बदले लिख देंगे dz अपॉन दिस मच, तो dz अपॉन K2 माइनस K1 इंटीग्रेशन ऑफ, और इसके बदले क्या लिख देंगे, z। अब देखिए आप K2 माइनस K1 तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो 1 अपॉन K2 माइनस K1 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z हो गया, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग 1 अपॉन K2 माइनस K1 लॉग बेस e, इसका इंटीग्रेशन z हो जाएगा। अब z का वैल्यू जो यहाँ आया था वही वैल्यू पुट कर देंगे, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन K2 माइनस K1, या डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, मुझको लगता है आप समझ गए हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो सीधे सीधे फॉर्मूला ही होता है dx अपॉन a प्लस bx, ऐसा हो वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, देन
इसका इंटीग्रेशन जो होगा डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन, वह सीधे लिख देंगे हम लोग लॉग बेस ई ए प्लस बी एक्स रह जाएगा, और जो x का कोफिशिएंट b है उससे डिवीजन होगा, यानी 1 अपॉन b लॉग बेस ई ए प्लस बी एक्स सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो आप नीट वाले भी स्टूडेंट फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कितना, इज इक्वल टू सी के वन के टू, ये इंटीग्रेशन जो आया है इंटीग्रेट करके वो आ गया है ना, 1 अपॉन के टू माइनस के वन, यहाँ पर लॉग बेस ई जेड, जेड मतलब यही वैल्यू, लॉग बेस ई यही वैल्यू के वन एल प्लस के टू माइनस के वन एक्स, ये वैल्यू होगा यहाँ पर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक यूज करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ऐसे यूज करेंगे, लिमिट 0 से लेकर के एल तक होगा, 0 to L लिमिट यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप के टू माइनस के वन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लिमिट से इसको कोई दिक्कत नहीं है। सी के वन के टू अपॉन के टू माइनस के वन, और ये 0 to L जब यहाँ पर करेंगे तो पहले x के जगह पर क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया, के टू माइनस के वन एक्स है यहाँ पर के वन एल, तो x के जगह पर पहले क्या लिखेंगे हम, L पुट करेंगे, तो लॉग बेस ई, यहाँ देखिए हो जाएगा के वन एल प्लस के टू माइनस के वन एल यहाँ पर, और फिर माइनस साइन दे करके हम x के जगह पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, k1l बच जाएगा यहाँ पर, k1l। अब आप समझ रहे हैं कि log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b होता है। तो वही वैल्यू यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा स्टेप्स छोड़ने में। तो ये log बेस e बाई k1l बचा होगा यहाँ पर, केवल k1l, x 0 कर दिए हैं जब 0 पुट किया x था, बाई k1l। अब यहाँ से भी देखिए आप k1l, पहले तो l को देखिए आप, l यहाँ भी है, l यहाँ भी है, l यहाँ भी है, कॉमन हो के l कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर k1 बचा हुआ है, यहाँ माइनस k1 है, तो k1 से k1 कैंसिल हो गया, क्या बचा है यहाँ पर, केवल k2 बचा ऊपर, और नीचे का क्या बचा, k1 बचा है। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, सी k1 k2 अपॉन k2 माइनस k1 लॉग बेस ई, ऊपर बचा है k2 और नीचे क्या बचा है, k1। यही कैपेसिटेंस हो गया रिजल्टेंट। अब इसके फॉर्म में आप लिखें, या आप c के जगह पर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक क्वेश्चन में जब दिया हुआ है c, यही एप्सिलॉन नॉट a बाई डी के जगह पर c लिखने के लिए, तो उसके फॉर्म में लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, आपकी मर्जी, k1 k2 अपॉन k2 माइनस k1 लॉग बेस ई k2 अपॉन k1। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर ये यहाँ पर k2 माइनस k1 जब आया है तो k2 बाई k1 आएगा, और जब इधर से हम x डिस्टेंस लेके आगे बढ़ेंगे इधर से, तो ये उल्टा आएगा। ये दोनों एक ही बात होगा, उल्टा नहीं होगा, वो सेम होगा, लेकिन उसमें रिजल्ट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, वो आप समझ रहे होंगे, ये सिंपल लॉग के, ये लॉग का जो लॉ होता है, लॉज ऑफ लॉग, लॉगरिथम, उससे आप देखेंगे तो सीधे यहीं से भी दिखाई देगा, सी k1 k2 अपॉन
K1 माइनस K2 माइनस K1 की जगह पर K1 माइनस K2, तो यहाँ भी रेसिप्रोकल होगा लॉग बेस ई K1 बाई K2 आ जाएगा। और आप यहाँ देख रहे हैं K2 माइनस K1 में से -1 कॉमन ले लिया, आप माइनस कॉमन ले लिए तो ये K1 माइनस K2 हो जाएगा, और -1 यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई जैसा हो गया यहाँ पर, तो माइनस यहाँ पर पावर कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा K1 बाई K2 आ गया, हो गया। फिर भाई यहाँ माइनस कॉमन ले तो K1 माइनस K2 हो गया। अब वो माइनस जो है वो लॉग का जो लॉग है n log y इज इक्वल टू log y टू द पावर n, तो यहाँ भी वही करेंगे K2 बाई K1 पावर -1 करेंगे तो ये उलट जाएगा, K1 बाई K2 हो जाएगा, और यहाँ भी K1 माइनस K2 आ जाएगा। तो ये दोनों सही है जैसे मन करके। ठीक है, हमको लगता है समझ गए हैं आप। हाँ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।